नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम अच्छे हैं, बेहतरीन हैं और अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात की मैं आशा करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, बीए फाइनल ईयर के हमारे एग्जाम चल रहे थे और हमने आपके लिए यहाँ पर शुरू से बीए फाइनल ईयर वालों की क्लास चला रखी है। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया, जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर होने वाला है, जिसका नाम है भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसको हम कहते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इस पर भाई आप मास्टर वीडियो कब लेकर आएंगे? तो भाई आपने बहुत ज़्यादा हमारी वीडियोस पर कमेंट करी थी, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आप हमारी वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो उसके लिए भी एकदम दिल से शुक्रिया है भाई, एकदम बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया है। और भाई, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, पहले की तरह ही जैसे आपने कमेंट करी थी, ए 339 कोड हमारा रहने वाला है और पूरी की पूरी मास्टर वीडियो है। मास्टर वीडियो का मतलब ये होता है कि पूरे के पूरे मॉडल का अध्ययन मैंने स्वयं किया है और जितने भी आपके आने लायक क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कमेंट बॉक्स जरूर देखिए जाके। और कमेंट बॉक्स क्यों देखेंगे? क्योंकि भाई जितने भी हमारे साथ बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे एक बस रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है, तो आप हमें क्या करेंगे, इसी वीडियो के बाद में कमेंट करके बताएंगे। क्योंकि भाई, जो नए बच्चे होते हैं, उनमें क्या आदत होती है कमेंट पढ़ने की, कि देखते हैं कि फीडबैक कैसा है, कि ये मास्टर पढ़ा रहा है, यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमारे पेपर में। तो भाई, जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं और उनको हमारी वीडियो से फ़ायदा मिल रहा है, तो भाई नए बच्चों के लिए आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि भाई कितना मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ से आ रहा है और कितना आप क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन बना पा रहे हैं एग्जाम में अपने। ठीक है, तो पूरे के पूरे मॉडल का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ पहले की तरह। और जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, इस बात की मैं आशा करता हूँ। और बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से एग्जाम में मिलते आए हैं और हमेशा मिलते रहेंगे भाई। ठीक है, तो जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भाई वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो हमारे साथ पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के सभी जो है, जो मैंने पूछा है उस पर जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है भाई, मैं आपकी कमेंट का जो है इंतजार करूंगा और कम से कम इतनी तो मैं आशा आपसे रखता हूँ, ठीक है, कि आप कमेंट करेंगे। ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। भाई, एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, सारे के सारे क्वेश्चन अपने हाथों से कलेक्ट किए हैं, सारे हाथों से लिखे हैं। तो भाई बिल्कुल एकदम बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो भी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका ही भाई, आपका ही कोई बहन यहाँ पर आके पढ़ेगा और आपसे ज़्यादा नंबर लेके चला जाएगा भाई। ठीक है, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। बाकी भाई, जो मैंने पूछा है वो जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और भाई आंसर देखेंगे। धर्मशास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? धर्मशास्त्र का प्रणेता माना जाता है मनु को। किसको माना जाता है? मनु को। आगे बढ़ते हैं भाई। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? मनुस्मृति पुस्तक लिखी है आचार्य मनु ने। आगे बढ़ते हैं भाई। मनुस्मृति में कितने अध्याय एवं कितने श्लोक हैं? देखिए, मनुस्मृति में हमारे 12 अध्याय हैं और 2694 हमारे श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राजधर्म किस विचारक की नीति का मुख्य अंग है? देखिए, राजधर्म जो है, ये मनु की जो है नीति का एक मुख्य अंग हो जाता है। तो राइट आंसर होगा मनु। आगे बढ़ते हैं भाई। मनु के अनुसार राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये होता है स्वामी, जिसको हम बोलते हैं राजा। ओके, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है राजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार राज्य की प्रकृतियां कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 7 होती है। और हाँ भाई, आपसे एक और बात मुझे कहनी है। आप क्या करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है पर्सनल बातें करते हैं। जैसे किसी लड़की ने कोई कमेंट कर दिया, तो कोई लड़का आता है, उससे पूछता है कि आप कहाँ से हो, आप इंस्टाग्राम चलाते हो? भाई, ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हो? मैं आपसे कमेंट इसलिए कराता हूँ क्योंकि जो बच्चे नए आते हैं, उनको थोड़ा सा हम पे विश्वास हो जाए। और आप क्या करते हैं, आप जो है किसी का एड्रेस पूछते हो, किसी की इंस्टाग्राम आईडी पूछते हो, तो भाई ये गलत चीज़ें हैं। आप जो है ऐसा मत करिए। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी का परिचय आप दीजिए, क्योंकि आप सभी बड़े बच्चे हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कौन था? देखिए भाई, तो यज्ञ विश्व में सबसे पहले प्रारंभ किया था, वो मनु ने किया था। ठीक है, किसने? मनु ने। आगे बढ़ते हैं। मनु के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? देखिए, जो मनु है, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण ही केवल न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है, मनु के अनुसार विशांति कितने ग्रामों का अधिकार होता है? देखिए, जो विशंति होता है, उसके जो है उसके अंडर में 20 गांव आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मनुस्मृति के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व क्या है? देखिए, मनुस्मृति के अनुसार जो राज्य का
प्रमुख दायित्व होता है वो प्रजा रक्षण होता है, यानी कि प्रजा की रक्षा करना। भाई हमारे पास टाइपिस्ट की सुविधा नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन हाथ से ही लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई मुझे आपको केवल कंटेंट देना है, पढ़ाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो है स्टाइल नहीं करना है, स्टाइलिश नहीं बनना है। तो भाई जो भाई डेकोरेशन चाहते हैं, भाई डेकोरेशन तो यहाँ पे नहीं मिलेगी, लेकिन इतना है कि भाई आपको कंटेंट यहाँ पे भरपूर मिलेगा और आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा है? देखिए हिस्सा नहीं है पूछा है, सॉरी नहीं पूछा है, तो सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा कौन सा नहीं होता? दास नहीं होता भाई। आगे बढ़ते हैं। मनु के कोश संचय सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित कौन सा नहीं है? आयकर। आगे बढ़ते हैं। मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक होता है एक, क्या होता है? एक नगर मंत्री होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वार्थ चिंतक, ठीक है। मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत का समन्वय किया? तो यहाँ पर आंसर था भाई ये तीनों, इन्होंने तीन सिद्धांत दिए थे, तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये तीनों। अगर आपको ऑप्शन में मिले मैंने आपको पहले ही समझाया कि भाई अगर आपको ए व बी दोनों मिले, ये दोनों मिले, उपयुक्त तीनों मिले, या ये तीनों मिले, या ये सभी मिले, तो आपको क्या करना है भाई? इनको ही टिक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनु द्वारा शताक्षय कितने ग्रामों के अधिकारी को कहा जाता है? तो शताध्यक्ष। देखिए शताध्यक्ष आपसे पूछा है, शताध्यक्ष बोलता है 100 ग्राम के अधिकारी को। मनु ने हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है? देखिए मनु ने जो है हिंदू धर्म में कितने होते हैं? 16 संस्कार, जिनके बारे में बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा मनु की साणुज्ञ नीति का हिस्सा नहीं है? तो योजना बनाना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मनु के दंड सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो देश निकाला इनका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मनु द्वारा वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है? तो वानप्रस्थ और संन्यास का जो वर्णन मिलता है वो मनुस्मृति के 6ठे अध्याय में मिलता है। मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? यहाँ पर तीन थे, तो मैंने राइट आंसर लिखा है ये सभी। भीष्म की माता का क्या नाम था? भीष्म की माता का नाम था गंगा। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में शांति पर्व की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? युधिष्ठिर नारद संवाद से। कहाँ से होती है भाई? युधिष्ठिर और नारद के संवाद से शांति पर्व की स्थापना शुरुआत होती है महाभारत में। शांति पर्व में कितने त्रिवर्ग काश्य है? देखिए यहाँ पर ये सभी मैंने लिया है क्योंकि तीन थे। महाभारत को शास्त्रों में किस वेद के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत में शास्त्रों में जो है 5वें वेद के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। महाभारत जो है हमारा पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई, और पूरे के पूरे मॉडल में से मैंने जितने भी आपके आने लायक क्वेश्चन है स्वयं छाटे हैं और स्वयं लिखे हैं भाई, और कंटेंट तो बिल्कुल एकदम बेहतरीन है भाई। महाभारत की रचना किसने की है? महाभारत की रचना वेद व्यास ने करी है। शांति पर्व के राजा कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख करते हैं? तो भाई 4 का। महाभारत में कितने पर्व है? महाभारत में 18 पर्व है मेरे भाई। कितने हैं? 18 पर्व है। शांति पर्व महाभारत का कौन सा अध्याय है? शांति पर्व जो होता है इन 18 अध्याय में से 11वां है भाई। महाभारत के शांति पर्व में राज्य कितने अंग या तत्व का बताए गए हैं? देखिए राज्य के हमारे 7 तत्व बताए गए हैं, 7 अंग बताए गए हैं महाभारत में। महाभारत के 12वें पर्व का शांति पर्व है, तो 11वें पर्व और 13वें पर्व का क्या नाम है? देखिए 11वें पर्व को बोलते हैं स्त्री पर्व और 13वें को बोलते हैं अनुशासन पर्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शांति पर्व में मंत्रिमंडल में कितने भागों को शामिल करने की बात की गई है? तो शांति पर्व में मंत्रिमंडल के 37 भाग होते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। भीष्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य द्वारा किया गया यज्ञ है? तो राइट आंसर होगा भाई ये सभी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग का प्रकार नहीं है? तो दुर्ग का प्रकार कौन सा नहीं है? जल दुर्ग। कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? देखिए जो कौटिल्य है वो प्राचीन भारत के द्रोणमुख से संबंधित है। किससे? द्रोणमुख से। आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने कितने प्रकार की विधा को अनिवार्य कहा है? तो कौटिल्य ने बताई है 3 प्रकार की विधाएं। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसकी है भाई? कौटिल्य की है। और किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे। कौटिल्य ने प्रशासन चलाने हेतु कितने तीर्थों का संदर्भ दिया है? तो 18 का दिया है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है भाई? कौटिल्य है। अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? तो राजनीति शास्त्र से। किससे है भाई? राजनीति शास्त्र से है। कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? तो कौटिल्य ने बोला है कि सीमित राजतंत्र होना चाहिए, तो राइट आंसर होगा सीमित राजतंत्र का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांवों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए जो कौटिल्य ने दर्शन समूह दिया है इसमें 800 जो गांव होते हैं उसको बोलते हैं स्थानीय, ठीक है। कौटिल्य किस राजा के महामंत्री थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के।
आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो द्वार नहीं होता भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत अ, आधारित है किस पर है? ये है भाई सावयव सिद्धांत पर आधारित। जो कौटिल्य है, कौटिल्य का उपनाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कौटिल्य का उपनाम, ठीक है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को रोकिए और पहले उपनाम को कमेंट करिए, ठीक है भाई। तो कौटिल्य का उपनाम आपको बताना है कमेंट में, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किस पर आधारित है भाई? ये है मेरे भाई सावयव सिद्धांत पर आधारित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी विधा कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं की गई है? तो दीवानी का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के न्यायालय सुझाए गए हैं? तो 2 प्रकार के। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सभी कार्य निर्भर होते हैं किस पर? अमात्यों पर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका समर्थन किया गया है? तो जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, इसमें राज्य तंत्र का समर्थन मिलता है भाई। आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में सरकार को कितने भागों में बांटा गया है? सरकार जो होती है अर्थशास्त्र में, जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इसमें 34 प्रकार से बांटा गया है, 34 भागों में बांटा गया है। कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति मानते हैं किसके द्वारा? सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा। प्रजा के हित एवं सुख में ही राजा का हित एवं सुख है, यह बात किसने कही है? कौटिल्य ने कही है। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य की चाणक्य नीति का हिस्सा नहीं है? तो भ्रमण करना। कौटिल्य के अनुसार राजा की शक्तियां होती है कैसी? सीमित होती हैं भाई। कौटिल्य के अनुसार राजा को होना चाहिए एक पिता के समान, ठीक है। पिता के समान एक अगर राजा होगा तो राज्य का कल्याण होगा। आगे बढ़ते हैं, प्राचीन भारत के राजनीति शास्त्रियों में कौटिल्य का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि क्योंकि क्या है भाई, इन्होंने शासन कला का ज्ञान भी है और कला का ज्ञान भी है इन्हें, और इन्हें कूटनीति का ज्ञान भी है। तो राइट आंसर होगा भाई डी वाला, ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कल्याणकारी राज्य का समर्थक है? तो कौटिल्य। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में वर्णित विधात्री के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता? तो वेदात्री के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आएगा। कौटिल्य के अनुसार अनुवांशिकी का अर्थ क्या होता है? देखिए, अनुवांशिकी का अर्थ होता है कला एवं साहित्य। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वह पहला भारतीय राजनीतिक विचारक कौन था जिसने धर्म तथा नैतिकता को पृथक किया? तो धर्म और नैतिकता को जिसने अलग किया था वे थे कौटिल्य जी। आगे बढ़ते हैं भाई, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का केंद्र राज्य है अंतरराज्य संबंध से, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैकियावेली किस विचारक को कहा जाता है? तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित विचारकों में से किसे साम्राज्यवाद का समर्थक बताया जाता है? तो साम्राज्यवाद के समर्थक कौटिल्य। आगे बढ़ते हैं भाई, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो इंपॉर्टेंट है भाई 15 अधिकरण है, ओके। कौटिल्य के अनुसार चाणक्य नीति के कितने लक्षण बताए गए हैं? तो चाणक्य नीति में होते हैं 6 लक्षण। आगे बढ़ते हैं भाई, कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में कितने राज्य हैं? तो इसमें है भाई 12 राज्य। कौटिल्य के सिद्धांत में मुख्य कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सन्निधाता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, राज्य के कार्यक्रम के संबंध में कौटिल्य की धारणा को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो पुलिस राज्य में। आगे बढ़ते हैं भाई, शुक्र के अनुसार आसापाल कितने गांव से कर वसूल करता था? तो आसापाल जो है भाई 10,000 गांव से अपना कर जो है वसूल करता था, टैक्स लेता था भाई, ओके। आगे बढ़ते हैं भाई, शुक्र का दूसरा नाम होता है भार्गव। क्या होता है? भार्गव। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। शुक्र ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? तो सबसे अधिक बल कर्म पर दिया है। शुक्र के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आगे बढ़ते हैं भाई, शुक्र के अनुसार दंड नीति में सम्मिलित नहीं होता, तो इच्छाओं का दमन करना। देखिए भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जिन बच्चों ने कुछ अध्ययन किया है या नहीं किया है, तो सबके लिए मैं एक बात कहूँगा भाई, अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है, जितनी वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं इनको एक बार तो नॉर्मल देखना है और दूसरी बार इनको आपको डबल स्पीड में देखना है, ठीक है। और बाकी आपकी इच्छा है भाई, जब तक आपको समझ में ना आए, जब तक आपको क्वेश्चन रटे ना, आप देख सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से आप क्या करेंगे, इसको एक बार तो नॉर्मल देखेंगे और एक बार 2x स्पीड में देखेंगे, ओके। और भाई, जो आपने कहीं से पढ़ा है, कुछ आपके पास नोट्स वगैरह हो या मॉडल हो या कुछ भी बुक्स वगैरह हो जहाँ से आप पढ़ना चाहते हो, आप वहाँ से भी पढ़ लीजिए और बाकी इन क्वेश्चनों को लगाइए, तो निश्चित ही आपका स्कोर जो है काफ़ी अच्छा होगा एग्जाम में, ठीक है। और कुछ बच्चे जो है इस चीज़ों को पहले से बना रहे हैं तो उनको पता होगा कि भाई स्कोर
कैसा आ रहा है पेपर में, ठीक है। हालांकि मैंने आपसे पूछा है कि आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा मिलता है, तो जिन बच्चों ने अभी तक कमेंट नहीं करा है तो भाई पहले वीडियो रोकिए, पहले कमेंट कर लीजिए भाई, ठीक है। तो अनवक्षिकी से शुक्र का आशय नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। क्योंकि भाई कमेंट करने से क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और भाई आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख लेते हो भाई, मेहनत पसंद नहीं आ रही है क्या? अगर मेहनत पसंद नहीं आ रही है तो भाई वो भी कमेंट करके बताओ क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें, तो हम कर देंगे भाई, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दो। क्योंकि जब आपके लिए इतना कंटेंट छांट रहे हैं, किताबों से, मॉडल से, जहाँ जहाँ से भी मिल रहा है, और अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो भाई एक सब्सक्राइब तो बनता ही है मेहनत के लिए, ठीक है। तो शुक्र नीति में कितने अध्याय हैं? शुक्र नीति में 4 अध्याय हैं। शुक्र नीति में राज्य को माना है सो सावयवी माना है। आगे बढ़ते हैं भाई। प्राचीन भारत में साणुज्ञ नीति, जिसको हम बोलते हैं विदेश नीति, तो चाणक्य नीति का नाम क्या है दूसरा? विदेश नीति। में यान से क्या तात्पर्य है? देखिए भाई, यान का मतलब होता है यहाँ पे आक्रमण। भारतीय चिंतन में जीवन को कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं? तो भारतीय चिंतन में जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। शुक्र नीति में कितने श्लोक हैं? तो 2000 श्लोक है मेरे भाई। नीति सार के रचयिता कौन है? तो शुक्र है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? तो राज्य के शुक्र नीति के अनुसार 7 अंग होते हैं। शुक्र के अनुसार राज्य में मित्र कौन बन सकता है? तो कान। आगे बढ़ते हैं भाई। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? तो असुरों के गुरु थे भाई। ये किसके थे? असुरों के। शुक्र ने प्राचीन भारत के हिंदू शासन पद्धति को संबंधित ग्रंथ को क्या कहा गया है? देखिए भाई, जो हिंदू शासन पद्धति से संबंधित ग्रंथ है उसको हम क्या कहते हैं? नीति शास्त्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? तो न्याय विभाग की 2 शाखाओं का वर्णन है भाई। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई सन 1772 में हुआ था। 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? तो आत्मीय सभा की। आपसे पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई? 1828 में। और किसने की भाई? राजा राम मोहन राय ने। ऐसे भी याद रख सकते हैं। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं भाई। धर्म प्रचार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले कौन थे? तो अलेक्जेंडर डफ। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। इंपोर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? ये भाई 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। और किसने करी थी? ये करी थी राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस विचारक के समरूप प्रकृति अधिकारों की पवित्रता को स्वीकार किया है? तो राइट आंसर होगा ये सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। किसकी मांग पर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है ये क्या है भाई? बांग्ला भाषा में। और आपसे पूछा जा सकता है कि संवाद कौमुदी क्या एक प्रकार का पत्र है, जो किसने लिखा है भाई? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। आगे बढ़ते, आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार निम्नलिखित में से किससे मेल खाते हैं? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन थे, तो मैंने लिया है ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं भाई। राजा राम मोहन राय के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अधिकारी द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो मैंने आपको बताया है विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। राजा राम मोहन राय द्वारा फुतुहात उल मुआविद्दीनी संबंधित है। यह है किससे? एकेसरवाद से संबंधित किताब है। संवाद कौमुदी का संपादक कौन है भाई? राजा राम मोहन राय। अभी बताया है ऊपर। निम्नलिखित में से कितने द्वारकानाथ टैगोर के साथ प्रेस की स्वतंत्रता की मांग की थी? तो किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने द्वारकानाथ टैगोर के साथ करी थी प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। सती प्रथा के खिलाफ कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1829 में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। गोखले की राजनीतिक वसीयतनामा पुस्तक कब प्रकाशित हुई? ये भाई राजनीतिक वसीयतनामा 1917 में प्रकाशित हुई थी। आगे बढ़ते हैं भाई। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे जिनको हम बोलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का छात्र कौन था? तो महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी के गुरु कौन हुए? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सन 1905 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की गई? तो भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोखले ने की, और 1905 में। ऐसे भी याद रख सकते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी की वक्तव्य शैली से प्रभावित थे कौन थे? कर्जन, ठीक है, कर्जन। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में 1897 में वेलेवी आयोग के समक्ष दक्षिण शिक्षा सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? तो गोखले जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा से आशय है, ये क्या है भाई? भारत में प्रशासनिक सुधारों की व्यवस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई।
कौन गोपाल कृष्ण गोखले को पुण्य आत्मा गोखले कहकर पुकारते थे? तो पुण्य आत्मा गोखले जी को किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में विचारक के जनक थे। तो इन्होंने उदारवादी जो है विचार जो है भारतीय राजनीति में प्रेषित किए हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो क्वालिटी जर्नल। ठीक है, इंपोर्टेंट। गोखले पुणे में निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो फर्ग्यूसन महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कौन कार्य करते थे? गोखले जी। आधुनिक महाराष्ट्र की महान विभूति कौन थे? देखिए, महाराष्ट्र की महान विभूति थे भाई महादेव गोविंद रानाडे। आगे बढ़ते हैं। रानाडे किस आंग्ल मराठी साप्ताहिक पत्र के संपादक बने? तो इंदु भारती के। महाराष्ट्र के सुकरात कौन कहे जाते हैं? रानाडे जी कहा जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एम जी रानाडे द्वारा किस विचार का समर्थन किया गया? तो सारे के सारे यहाँ पर सही थे, तो राइट आंसर है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एम जी रानाडे के विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह की अवधारणा से संबंधित सत्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर सारे के सारे सत्य कथन थे, तो राइट आंसर सत्य सारे के सारे लिख दिए हैं भाई। राइज ऑफ द मराठा पावर ये किसकी पुस्तक है? महादेव गोविंद रानाडे जी की। आगे बढ़ते हैं भाई। स्वतंत्रता का अभिप्राय है कि कानून बनाना, यह कथन किसका है? रानाडे जी का। एम जी रानाडे द्वारा भारत की दरिद्रता के कारणों की गणना कैसे की गई थी? तो यहाँ पर ये सभी थे, तो राइट आंसर ये सभी। पहले सन्यासी विचारक कौन थे जिन्होंने धर्म की राजनीति के साथ जोड़ा? देखिए, धर्म को राजनीति के साथ जोड़ा था एम जी रानाडे ने, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था, तो राइट आंसर लगा है इनमें से कोई नहीं। तो वैसे आप याद रखेंगे, धर्म को जो है राजनीति से जोड़ा था महादेव गोविंद रानाडे जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुबोध पत्रिका किससे संबंधित है? तो भाई प्रार्थना समाज से संबंधित है भाई। आगे बढ़ते हैं। वेद समाज का संस्थापक ये है भाई केशव चंद्र सेन। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एम जी रानाडे के विचारों के संदर्भ में सही है? तो भारतीय दरिद्रता के ब्रिटेन के निर्गम सिद्धांत का विरोध, ये बात बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। एम जी रानाडे ने जिन पुरातन परंपराओं के विरुद्ध आवाज उठाई थी, तो यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर इस सारे के सारे, तो राइट आंसर ये सभी मैंने लिख दिया है। ठीक है, भारत के विकास के लिए एम जी रानाडे ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया? तो भाई भारत का विकास करने के लिए जो महादेव गोविंद रानाडे जी थे, उन्होंने जो है औद्योगिकरण का समर्थन किया था, तो राइट आंसर होगा औद्योगिकरण। आगे बढ़ते हैं भाई। रहनुमाई मजाइदा शासन सभा की स्थापना किसने करी थी? दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं भाई। 1866 ईस्वी में स्थापित विधवा पुनर्विवाह समिति के सदस्य कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे बढ़ते हैं भाई। रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया है? तो इन्होंने जो दृष्टिकोण बताया है अर्थव्यवस्था के लिए, वो है कि राज्य की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देने की नीति। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो भाई 23 जुलाई सन 1856। 23 जुलाई सन 1856 को आधुनिक भारत का कौटिल्य ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। द ओरियन ये पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक जी की है। तिलक ने होम रूल आंदोलन किसके साथ चलाया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा, सॉरी एनी बेसेंट जी के साथ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शिवाजी और गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने करी थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। बहुत पूछा जाता है भाई। तिलक को स्वराज का संदेशवाहक किसने बताया है? महात्मा गांधी ने। तिलक ने किस पार्टी की स्थापना की? तो कांग्रेस लोकतंत्रीय दल, कांग्रेस लोकतंत्रीय दल पार्टी की स्थापना किसने करी है भाई? ये करी है बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इंडियन पॉवर्टी, भारतीय दरिद्रता, ये इनकी पुस्तक नहीं है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसकी है भाई? यह कथन है भाई तिलक जी की लाइन है, बहुत फेमस लाइन है। आगे बढ़ते हैं। हमें अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना है, तो यह बात किसने कही है? तिलक जी ने। दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं भाई। तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया? देखिए, मराठा जो है भाई, ये अंग्रेजी भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। आपका एक समाचार पत्र, कई बच्चे क्या करते हैं, मराठा समझ के यहाँ पर लगा देते हैं मराठी भाषा, लेकिन मराठी नहीं है, ये बात गलत है। तो ये मराठा जो पत्र है, ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र है और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। गीत रहस्य के रचयिता कौन है? तो तिलक जी हैं भाई, तिलक जी। आगे बढ़ते हैं भाई। बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वराज आंदोलन कब शुरू किया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेट 31 मई 1916 को। तिलक ने राजनीतिक विचारों पर किस धार्मिक पुस्तक का अधिक प्रभाव पड़ा? तो तिलक जी पर जो है
ये गीता जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा गीता का, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है भाई। विचारधारा के आधार पर गोखले किस राजनीतिक चिंतन के नज़दीक थे? तो दादा भाई नेहरू जी के, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज के किस स्वरूप का समर्थन किया गया? तो लोकतांत्रिक स्वराज का, ठीक है भाई। हम अपने हितों के लिए नहीं जी रहे हैं और लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए और उनके लिए जीवन भी देना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन गांधी जी का है, ठीक है भाई। तो 150वां क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अरविंद मुख्य रूप से प्रसिद्ध थे तो क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में, ठीक है। तो भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए मास्टर वीडियो तो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। मास्टर वीडियो तो हमारी हो जाएगी ये वाली, और बाकी मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपको 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर जो है आपको एक करा दूँ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, और आपको जो नए क्वेश्चन है थोड़े जो बचे हुए हैं भाई मुझसे या आ सकते हैं आपके पेपर में, तो हो जाए वे भी, मैं ये चाहता हूँ। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अभी अभी एकदम रोक के वीडियो को कि आपको मॉडल पेपर की वीडियो चाहिए कि नहीं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बेहतरीन वाले। द द रेनेसा इन इंडिया विद ए डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ये पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की है भाई। कमेंट करके जरूर बताना है मॉडल पेपर के बारे में, ओके। अरविंद घोष की भारतीय विचारों का सम्राट एवं एशिया तथा यूरोप की प्रतिभा का समन्वय कहकर किसने पुकारा है? रोंगे रोला ने। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इंडिया एंड इट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये इनकी पुस्तक नहीं है। साम्राज्यवाद, उद्दात तथा देवी शक्ति का प्रतीक कौन है? तो ये भाई अरविंद घोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वंदे मातरक दैनिक संपादक कौन है भाई वंदे मातरक के? ये है अरविंदो घोष। अरविंद घोष का जन्म कहाँ पर हुआ था? 15 अगस्त, सॉरी कब हुआ था? 15 अगस्त 1972 में। अरविंद घोष ने स्वतंत्रताओं के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं बताई हैं। धर्म युद्ध में राष्ट्र के शत्रुओं को मारना भी धर्म का ही एक अंग है, यह बात किसने कही है? यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। आगे बढ़ते हैं भाई, अरविंद घोष ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन किसको माना है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर होगा भाई निष्क्रिय प्रतिरोध। अरविंद घोष द्वारा प्रारंभ अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का नाम क्या है? युगांतर। आगे बढ़ते हैं भाई, सावित्री के लेखक कौन है? तो अरविंदो घोष जी हैं। एसेज ऑन दी गीता, ये किसने लिखा है भाई? अरविंदो घोष ने लिखा है। भारतीय जनमानस की कुंजी है, यह बात किसने कही है? अरविंदो घोष ने कही है। लाइफ डिवाइन पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो अरविंदो घोष की है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी सन 1863 में, ठीक है। सारा का सारा मॉडल कवर किया है बढ़िया तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो स्पेशल टू माउंटेन। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो एंशियंट इंडिया। आगे बढ़ते हैं भाई, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। देश प्रेम धर्म है और धर्म के प्रति प्रेम है, तो राइट आंसर भाई ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। आगे बढ़ते हैं, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में 1898 में शांति आश्रम एवं वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। आगे बढ़ते हैं भाई, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1897 में करी थी, बेंगलुरु में, ठीक है, वेल्लूर में। आगे बढ़ते हैं भाई, भारतीय शिक्षाविद के रूप में किसने 1893 में शिकागो की धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो शिकागो में धर्म सम्मेलन जब हुआ था तो वहां पर जो संबोधित किया था सभा को, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था भारत की ओर से। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, गर्व से कहो कि मैं एक भारतीय हूँ, हर एक भारतीय मेरा भाई है, यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का। रामकृष्ण मठ के संस्थापक ये भी स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त, इंपोर्टेंट है। फ्रांस कोलंबो टू अल्मोड़ा, ठीक है, ये पुस्तक किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो स्वैच्छिक परिवर्जन, ये सत्याग्रह का साधन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं मांस मदिरा और नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, यह शपथ किसने ली थी? गांधी जी ने ली थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। गांधी ने आश्रम की स्थापना कहाँ पर करी थी? साबरमती में। महात्मा गांधी असहयोगी क्यों बने? क्योंकि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, इसके कारण। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा,
यह बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे किससे? दक्षिण सत्याग्रह से। आगे बढ़ते हैं। बाइबिल के पर्वत प्रवचन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो महात्मा गांधी जी पर। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। थोड़ी सी और वीडियो बची है मात्र 10 मिनट की, तो उसको भी कर लीजिए। गांधीवादी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस तर्क की विरोधी है? तो शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा भी हो सकती है। सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है। यह बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी है? गांधी जी की किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं भाई। गांधी जी ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा से संबंध में महात्मा गांधी सर्वाधिक किससे प्रभावित हुए? तो थोरो से हुए थे। वकील के तथा नाई के काम का समान महत्व है, यह विचार गांधी ने किससे सीखा है? ये रस्किन से सीखा है। जिस ग्रंथ ने गांधी जी को प्रभावित किया वो कौन सी है भाई? गीता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण गांधी जी के व्यवहारिक राज्य का हिस्सा नहीं है? तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य श्रम आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं 199 क्वेश्चन की ओर। रस्किन की किस पुस्तक से गांधी जी प्रभावित हुए थे? तो ये थी अनटू द लास्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 200। मात्र 30-40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो भाई बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। संपूर्ण मास्टर वीडियो आपके सामने हो रही है। इसके अध्ययन ने मेरे संशयवाद को दूर कर दिया है और इस मुझको हिस्सा से दृढ़ विश्वास करने का बना है। और महात्मा गांधी ने यह पुस्तक किसके बारे में टिप्पणी करी है? तो द किंगडम ऑफ द गॉड इज द विन यू। ठीक है। प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? गांधी जी की है, पता है आपको, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद जीवित रहेगा, यह बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने कही है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सरकार की किस विशेष नीति का विरोध किया था? तो रंगभेद नीति वहां पर चल रही थी, जिसका विरोध गांधी जी ने किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये पुस्तक किसकी है भाई? ये है भाई लुइस फिशर की। सांप्रदायिक एकता नामक पुस्तक किसकी है? गांधी की है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का किस साप्ताहिक पत्र से विशेष संबंध रहा? तो यहाँ पर 3 पत्र इन्होंने लिखे थे, तो राइट आंसर तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा जी के राजनीतिक दर्शन से संबंधित नहीं है? तो राजनीतिक अध्यात्मवाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज इन्होंने लिखी है। धर्म और राजनीति को पृथक नहीं मानने वाले विचारक महात्मा गांधी थे। धर्म के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण कैसा था? मानवतावादी था। निम्नलिखित में से किस विचारक का गांधी पर प्रभाव नहीं पड़ा है? तो राष्ट्रीयकरण का। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने अपना शिक्षक किसे माना है? देखिए शिक्षक माना है, ये क्या है? जी के गोखले को, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। चोरी चोरा घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया या कब बंद किया गया? तो फरवरी 1922 में। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे वीर पुरुषों की अहिंसा कहा है? तो जागृत अहिंसा को। महात्मा गांधी के अनुसार निर्बलों की अहिंसा क्या है भाई? औचित्यपूर्ण अहिंसा है। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसक का सबसे बड़ा गुण क्या है? निर्बलता है। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है उसी प्रकार साधन और साध्य में है, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। राज्य के संबंध में महात्मा गांधी जी के विचारक कैसे थे? तो मैकियावेली जैसे विचारक थे, इनके मैकियावेली से मिलते जुलते थे। महात्मा गांधी राज्य का विरोध इसलिए करते थे कि यह क्या है? हिंसा मूलक है, तो राइट आंसर होगा हिंसा मूलक। आगे बढ़ते हैं भाई। आधुनिक युग में सत्ता के विकेंद्रीकरण का प्रबल समर्थक कौन है भाई? JD H कोल। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो, यह विचार किसका है? गांधी जी का है। वे थोरो के इस विचार से सहमत थे। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है, किस विचारक की ओर संकेत किया है? तो महात्मा गांधी की ओर। गांधी जी के हिंसात्मक समाज का लक्षण नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी के अनुसार मतदाताओं के लिए आवश्यक योग्यता क्या है भाई? शारीरिक श्रम। महात्मा गांधी सर्वाधिक बल किस पर देते थे? सत्ता पर। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से किस गांधीवादी आंदोलन को फरवरी 1922 में उग्र नेताओं द्वारा पुलिस थाने पर आक्रमण करके स्थगित कर दिया गया? तो राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। अनटू द लास्ट किसकी है भाई? ये पुस्तक है जॉन रस्किन की। आगे बढ़ते हैं भाई। महात्मा गांधी जी को अहिंसक प्रतिकार की कल्पना सर्वप्रथम किससे सूझी? तो श्यामलाल भट्ट रचयिता गुजराती से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मात्र 5 मिनट की क्लास और है। गांधी जी ने कानून की शिक्षा किस देश से प्राप्त की है? तो कानून इन्होंने लॉ सीखा है ब्रिटेन से। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का साधन कौन सा नहीं है? धर्म का परिवर्तन करना। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जी थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब नियुक्त हुए? तो 1929 में। विश्व इतिहास की झलक, यह पुस्तक किसकी है? जवाहरलाल नेहरू जी की। आगे बढ़ते हैं भाई। नेहरू दृढ़ समर्थक थे किसके? मिश्रित अर्थव्यवस्था के। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा? तो सन 1929 तक। मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर गर्व है, ये बात किसने कही है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू समर्थक किसके थे भाई? समाजवाद के। नेहरू ने किस देश के लिए परियोजना विकास व्यवस्था की अवधारणा का अनुसरण किया? तो राइट आंसर होगा रूस। ठीक है, यूएसएसआर जिसको हम बोलते थे उस टाइम पे। नेहरू जी का सबसे योगदान क्या है? नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारत की खोज किसकी रचना है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये है भाई जवाहरलाल नेहरू की। राजनीतिक लोकतंत्र लक्ष्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है, यह बात किसने कही है? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू का जन्म 14 नवंबर भारत में किस रूप में बनाया जाता है? तो 14 नवंबर होता है बाल दिवस। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का। एन ऑटोबायोग्राफी 1936 किसकी रचना है? ये है भाई जवाहरलाल नेहरू की। इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं भाई। मुझे मुझे इस बात को स्पष्टतः स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह बात कही है नेहरू जी ने। किसने कही है? नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो 3 किताबें थी, तो राइट आंसर ये सभी। भारत में किसका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। रोमांटिक रिवोल्यूशनरी रोमांटिक रिवोल्यूशनरी किसको कहा जाता है? तो एम एन रॉय को। राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में एम एन रॉय का योगदान क्या है? मौलिक मानवतावाद। इंडिया इन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? मानवेंद्र नाथ राय, यानी कि एम एन रॉय। एम एन रॉय ने सर्वप्रथम साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ पर करी थी? मैक्सिको में। आगे बढ़ते हैं। साप्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत की नींव किसने डाली थी? मानवेंद्र नाथ राय ने। स्वतंत्र भारत को रेडिकल ह्यूमनिस्ट नाम किस वर्ष दिया गया? सन 1949 में। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने करी थी? ये करी थी भाई एम एन रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय। एम एन रॉय किसके विचारों से सहमत थे? तो लेनिन के। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टी जो है किस वर्ष निर्वाचित की गई? तो 1946 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एम एन रॉय प्रभावित थे किससे? आनंद मठ से। आगे बढ़ते हैं। एम एन रॉय ने अपनी पुस्तक 1 ईयर ऑन नॉन कोऑपरेशन में गांधी को ऋषि तुल्य व्यक्ति मानते हुए किसकी तुलना करी है? तो थॉमस एक्विनास की। आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा धर्महीन नैतिकता का विचारक दिया गया है? तो जयप्रकाश नारायण का। प्रथम भारतीय जो सोवियत संघ के कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य थे, तो एम एन रॉय। कौन थे? एम एन रॉय। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मानवेंद्र नाथ राय ने। आगे बढ़ते हैं भाई। नव मानवतावाद विचारक के जन्मदाता मानवेंद्र नाथ राय। निम्नलिखित में से कौन सा एम एन रॉय द्वारा लिखी गई है? तो सारी की सारी पुस्तकें थी, तो राइट आंसर ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एम एन रॉय से संबंधित नहीं है? तो प्रजातांत्रिक साम्राज्यवाद। ठीक है, ये इनसे संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम एन रॉय थे कैसे थे भाई? एम एन रॉय एक सच्चे क्या थे? नव मानववाद थे। आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति क्या है? सतत गांधीवादी है। आगे बढ़ जाते हैं भाई। लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण को। इंपोर्टेंट। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष करी थी? सन 1934 में। समग्र क्रांति किसने प्रतिपादित करी थी? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन के प्रणेता कौन है? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति की प्रक्रिया आरंभ कहाँ से हुआ? देखिए, ये हुई थी बिहार से। 1972 में चंबल के डाकुओं को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित किसने किया था? जेपी नारायण ने। आगे बढ़ते हैं। 275वां क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष में हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो 1942 में। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्र 3-4 मिनट की क्लास हो रहे हैं। समाजवाद में सर्वोदय तक इसके लेखक कौन है? जेपी नारायण, यानी कि जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं। सन 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने करी थी भाई? समग्र क्रांति नामक पुस्तक किसकी है? ये जयप्रकाश नारायण की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी है? भारत भ्रमण। दलविहीन लोकतंत्र की अवधारणा की बात कौन करते हैं? जेपी नारायण। और आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन 281वां क्वेश्चन। प्रिजन डायरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेपी नारायण जी। ठीक है, तो हमारी मास्टर वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो जिन बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखा है उनका निश्चित रूप से फायदा होगा, और आप सभी का दिल से धन्यवाद। और भाई, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है भाई, और आपको हमारी वीडियो से कितना फ़ायदा मिलता है ये बताना नहीं भूलना है, ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, और आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताना है। और भाई, जिन बच्चों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो इंस्टाग्राम पर भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ। तो जीनियस जीनियस अंडर स्कोर विकास
_197। ठीक है, ये क्या है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। आप मुझे यहाँ कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपका रिप्लाई 100% मिलेगा भाई। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहना है और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है। जय हिंद दोस्तों।